हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज़ हूँ। तो कल हम पढ़ रहे थे क्या, नाभिक में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अब नाभिक के थोड़े बहुत पार्ट बचे हुए हैं। आइए, कल हमने आपको बताया था नाभिकीय विखंडन, याद है भाई? कल हमने क्या बताया था आपको? नाभिकीय विखंडन मतलब कि एक जो होता है बड़ा नाभिक होता है और वो टूट करके दो छोटे नाभिक में टूट जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब नाभिक टूटता है तो आपने देखा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकला करती है, समझ गए ना? तो भाई थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। लिखिए क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट व परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट व परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए। परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक एएमयू को परिभाषित कीजिए। हाँ, चलिए देखिए, सब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में जब आप किसी कण को रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रखते हैं, तो ये एनर्जाइज होता है कि नहीं होता? त्वरित होता है कि नहीं होता? बोलो। त्वरित होता है ना? क्यों होता है त्वरित? क्योंकि उस पर बल लगता है, F बराबर क्यू ई। क्या लगता है? बल F बराबर क्यू ई। और जब त्वरित होगा तो क्या प्राप्त करेगा? ऊर्जा। क्या प्राप्त करेगा? ऊर्जा। तो अगर Q चार्ज, Q आवेश भी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो बच्चों पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 में, U बराबर कितना होता है? Q इंटू वी। हाँ या ना? हाँ हाँ, ई विद्युत क्षेत्र में रखा है। अरे विद्युत क्षेत्र जो बनेगा तो बनेगा ना यार, उसको लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? मान लो प्लेटों के बीच की लंबाई कितनी है? एल। विद्युत क्षेत्र की तरफ जाने की हालांकि चर्चा नहीं करो, कर लो तो कोई बात नहीं, लो। तो ई बराबर होता है कितना? वी बाई एल। याद है कि नहीं याद है भाई? कांस्टेंट विद्युत क्षेत्र बनेगा इक्वल टू कितना? वी अपॉन एल, ये बनेगा। तो अपन को वी पे ही रहना है क्योंकि अपन को सवाल में ई नहीं दिया है। अगर दिया होता तो भाई लो ना, कर दो क्यू ई अपॉन कितना? एल। आई बात समझ में ना? बट आपको ज्यादातर ऐसा दिया जाएगा। तो u बराबर q इंटू कितना हो गया? v। बट फिलहाल q की जगह पे कौन खेल रहा? क्या बोल रहे हो? q? यार बल की बात कर रहे हो बेटा। F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है बल। हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, आप फिर भूल जाते हैं। W इज इक्वल टू क्यू बाई, सॉरी, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बोलो हाँ। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इक्वल टू कितना? q इंटू कार्य ही ऊर्जा है। तो लियो आ गया यहां पर, समझ गए ना? तो Q की जगह E आ गया, तो बेटा कितना हो गया? E इंटू वी। E इंटू वी। तो U इक्वल टू, बेटा आवेश का मान रख दीजिए, E का मान, आवेश का मान 1.6 इंटू, अच्छा फिलहाल जो आंसर आएगा, अगर E आप लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आप रखते हैं, जैसे मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन में केवल आप रखते हैं U बराबर 2 और इलेक्ट्रॉन और जो भी वोल्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 3 वोल्ट रख दिया, यस और नो, तो मालूम आपकी जो ऊर्जा आएगी कितनी आएगी? 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। महसूस कीजिए इस बात को कि अभी आपने इसको जूल में नहीं बदला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन ही रखा हुआ है, कूलाम में बदला गया नहीं है। परंतु यदि आप इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का गुणा कर देते हैं, तो U बराबर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये क्या है? कूलाम इंटू कितना? और कूलाम और वोल्ट को क्या बोलते हैं? कूलाम इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। तो ये हो जाएगा U इक्वल टू 6 इंटू 16 छिक्का 96, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। आई बात समझ में ना? मतलब क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब U बराबर होता है Q इंटू वी। Q की जगह E इंटू वी, मतलब E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो भी वोल्टेज हो उसको आप रख दो, है ना? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से त्वरित कर दिया जाए, कितने से त्वरित कर दिया जाए? 1 वोल्ट से त्वरित कर जाए, तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब अकेला एक इलेक्ट्रॉन यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त करता है
जो ऊर्जा प्राप्त करता है, जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। अगला लिखो जी, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अगला लिखिए परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक AMU। परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा कहां से निकली है? परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक देखा जाए तो सबसे छोटा अणु कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है कि नहीं है? अरे 1H1 भाई, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा, अच्छा इसके पहले जो लिखाया लिख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लिया है ना? ठीक है, तो मैं बात कर रहा था 1 AMU की, एक परमाणुवीय मात्रक इकाई। सबसे छोटा कण हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 AMU। मगर 1 AMU की जो खोज की जाती है, जब 1 AM का जो कंसेप्ट बताया जाता है, वो कार्बन के फेवर में बताया जाता है। किसके फेवर में? कैसे बताया जाता है? देखिए, आपको सबको पता है 6C12। मैं भी डेफिनेशन डायरेक्टली निकालूंगा तो आपको याद करना मुश्किल रहेगा, बट आप इसको देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। 6C12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 AMU होगा कि नहीं होगा? एक अणु का द्रव्यमान 12 AMU होगा कि नहीं होगा? अगर मैं 12 AMU का 12वां हिस्सा कर दूं, कितना हिस्सा? बोलो यस या नो। तो 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना बचेगा? 1 AMU। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है? कार्बन 12 के 6C12 यानी कार्बन 12 के एक अणु के द्रव्यमान का कौन सा हिस्सा? 12वां हिस्सा। अंदाज लगा पा रहे हो? ये हाइड्रोजन के अणु के द्रव्यमान के बराबर होगा 12वां हिस्सा, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। कितना होता है? मतलब ये कह सकते हो कि जितने भी केमिस्ट्री में परमाणु भरे हुए हैं, उन सब का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज है। हाँ या ना? क्योंकि हीलियम का 4 होगा तो 1 गुणे 4, मतलब हीलियम जो होगा हाइड्रोजन की तुलना में 4 गुना भारी है। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो लिखिए, देखो कार्बन की उपलब्धता सबसे ज्यादा है। इसका रीजन हमने पढ़ा है कि कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, तो कार्बन की उपलब्धता क्या है? सबसे ज्यादा है, इसलिए कार्बन 12 लिया गया। इजिली एसेसिबल है, इसलिए कार्बन 12 बनाया गया। लिखो लिखो परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक, परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक कार्बन 12 C12, कार्बन 12 इसको लिखते हो 6C12। कार्बन 12 ब्रैकेट में लिखो, अब इधर लिखो बाहर और फिर लिखो 6C12। कार्बन 12 के वास्तविक द्रव्यमान के एक बटे 12वें भाग के बराबर होता है। 1 बटे 12वें भाग के बराबर होता है। हाँ लिख लो, 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसी को 1 AMU बोलते हैं और इसी को एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई बोलते हैं हिंदी में, और इसी को एक इकाई भी कहते हैं।
इसी को 1 इकाई भी कहते हैं। तो आप कहेंगे कार्बन का द्रव्यमान 12 इकाई, यानी 12 यूनिट, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ठीक है, लिखिए अगला सवाल। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा बताइए। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा बताइए। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा बताइए। ठीक है, देखिए जी, तुल्य ऊर्जा। अब द्रव्यमान जब भी गायब होगा, द्रव्यमान ऊर्जा का स्वरूप है, आइंस्टाइन ने बताया, इक्वल टू mc²। समझ गए ना, द्रव्यमान ऊर्जा का क्या है, स्वरूप है। ठीक है ना, मतलब द्रव्यमान में ही ऊर्जा है। द्रव्यमान को अगर देखा जाए तो वह भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसका फॉर्मूला बताया किसने, आइंस्टाइन ने। अब देखिए, अब द्रव्यमान ऊर्जा कैसे है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा कैसे है। जैसे मान लो किसी का द्रव्यमान था 199 इकाई। कितना द्रव्यमान था, या 200, मान लो 200 इकाई द्रव्यमान था। किसी का द्रव्यमान था 200 इकाई, नाभिक का द्रव्यमान था 200 इकाई। बेटा ध्यान से सुनना, अब ये नाभिक का द्रव्यमान है 200 इकाई, ये नाभिक टूट करके बन गया, काय में बन गया, ये एक बन गया 96 में, बोलो 96 में, 96 में, और एक बन गया 100 इकाई में। किस में बन गया, 100 इकाई में। 96 इकाई और 100 इकाई। बताइए यहां पर द्रव्यमान कितना है, और यहां पर कितना है, और प्लस आपके सामने बहुत भयंकर एनर्जी निकली है। सुन रहे हैं, क्या निकली है, एनर्जी। मतलब 4 इकाई द्रव्यमान का घपला हुआ है, यहां पे नहीं हुआ। बताओ, 4 द्रव्यमान, जो 4 इकाई द्रव्यमान है बेटा, वो ऊर्जा के रूप में परिणित हो गया है। किस रूप में परिणित हो गया है, ऊर्जा के रूप में परिणित हो गया है। परिणित मतलब बदलना, समझ गए। अब हम देखते हैं कि अगर एक प्रोटॉन को ऊर्जा में आप बदलते हो तो कितनी ऊर्जा बनेगी। है ना इंटरेस्टेड, है ना, मन करता है कि आप भी अपने शरीर के बदले में जो ऊर्जा निकलेगी उसको पता कर लीजिए, कि आपकी बॉडी का सारा ग्राम जोड़ करके उसका भी ऊर्जा निकाल लेंगे अपन। आइए लिखिए, तो एक प्रोटॉन की द्रव्यमान ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बेटा फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर कितना, -27 किलोग्राम, बोलो हाँ। और C प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सोनो का इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इसको हल कर दो, इसको हल करने के बाद आएगा 1.503 इंटू 10 की पावर -10 जूल। नोट करिए, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो 1.503 इंटू 10 की पावर -10 जूल, यह है प्रोटॉन के द्रव्यमान के संगत ऊर्जा, या प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा मतलब एक प्रोटॉन अगर ऊर्जा में बदलेगा तो इतनी ऊर्जा निकलेगी। एक प्रोटॉन अगर ऊर्जा में निकलेगा तो इतनी ऊर्जा निकलेगी। समझ में आया, ऊर्जा क्यों निकलती है, एक बात कर लेते हैं इसमें। आपने देखे होंगे बड़े परिवार में वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसे बात की जाए जनरल लाइफ में, बड़े परिवारों में वाइब्रेशन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समझ गए, अपेक्षाएं, है ना, और काफ़ी सारी वहाँ पे वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो बड़े परिवारों में वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं, अस्थिरता ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े परिवार टूट करके छोटे परिवारों में बदलते हैं। समझ गए, बड़े परिवार टूट करके छोटे परिवारों में बदलते हैं। और इन नाभिकों का स्थायित्व जो होता है, जो छोटे नाभिक होते हैं, इनका स्थायित्व पिछले वाले से ज़्यादा होता है, बड़े वाले से क्या होता है, कम। क्यों होगा भाई, क्यों होगा कम, ये बताओ। बड़ा वाला नाभिक था
बड़ा वाला नाभिक छोटे वाले नाभिक में टूटा है, तो कोई चीज अपने से छोटे में टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि उसका स्थायित्व तो छोटे वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो टूटेगी। भाई इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल, प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत सारे हैं, प्रतिकर्षण बहुत सारा है, इसके हिसाब से एडजस्टमेंट बैठ गया। कुछ बंदे इधर आ गए, कुछ लोग इधर आ गए, और दो परिवार बन के टूट गए हैं। इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पेरेंट। पेरेंट यानी कि अभिभावक हिंदी में, मगर हिंदी नहीं लिखना, अभिभावक नाभिक है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट नाभिक ही लिखना। और इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पुत्री नाभिक, है ना, मगर लिखते नहीं ऐसा, पुत्री पुत्र नहीं बोलेंगे, है ना। तो भैया ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, दो में टूट गए हैं। अब जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो स्थायित्व मिलता है, उस स्थायित्व को बताने के लिए वो एनर्जी निकला करती है। समझ गए? उस स्थायित्व को बताने के लिए वो एनर्जी निकला करती है। क्लियर हो गया? वो एनर्जी निकला करती है, उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? अब मैं तुमको बताता हूं, एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो बंधन ऊर्जा क्यों निकलती है। एक सवाल भी अपन करेंगे, एक सवाल भी हम करेंगे, थोड़ा सा ऊर्जा निकलेगी, उसको बंधन ऊर्जा कहेंगे। जैसे मान लो कि एक परिवार था जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब इकट्ठा थे, और इस परिवार के अंदर टोटल ऊर्जा थी 100 जूल। कितने जूल थी भाई साहब? 100 जूल ऊर्जा थी इनकी। हमने देखी कुल ऊर्जा इस फैमिली की, तो कितनी जूल ऊर्जा थी? 100 जूल। फिर हमने इस परिवार को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। एक की ऊर्जा बन गई 50 और एक की ऊर्जा बन गई कितनी? 46। और ये कितनी ऊर्जा निकली? 4 जूल। ठीक है जी। अब आप बोलोगे भाई 100 थे, 50 और 46 तो बढ़ गए, ये 4 जूल ऊर्जा कहां की आ गई? समझ गए ना? ये जो 4 जूल ऊर्जा है, अभी आप इसको समझिए कि जब ये नाभिक इकट्ठा था, जब ये नाभिक इकट्ठा था, समझ रहे हो? जब ये नाभिक इकट्ठा था तो इन दो बड़े नाभिकों को समेट करके रखने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत थी कि नहीं थी? जैसे घर के बड़े बुजुर्ग दादाजी लोग अपनी एनर्जी लगाए रहते हैं घर के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए। समझ में आया? बड़े बुजुर्ग, तो ये वही उनकी ऊर्जा है कि जब तक ये जो 4 जूल एनर्जी थी, ये क्या करी हुई थी? उनको सबको साथ में बांधे हुए थी। क्या करी हुई थी? बांधे हुए थी। इसलिए इस ऊर्जा को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। समझ में आया? तो ये जो ऊर्जा थी, ये बंधन ऊर्जा थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बंधन ऊर्जा क्यों निकलेगी। यहां पे मेरे को द्रव्यमान लेना था, मैंने गलती से ऊर्जा ले लिया। यहां पे 40 यूनिट द्रव्यमान है, 100 यूनिट द्रव्यमान है। यहां पर कितने यूनिट है बेटा? 50 यूनिट। और यहां पर कितने यूनिट? 46 यूनिट। हाँ बेटा। तो जो 4 यूनिट का द्रव्यमान का, नहीं अब ये ऊर्जा है, ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है। समझ गए? अभी टोटल कितना हुआ? 96। कितना हुआ? मगर 4 इकाई के संगत ये ऊर्जा निकली है। मतलब वो जो द्रव्यमान था, जो द्रव्यमान की कमी हुई है, वो किस रूप में निकला है? ऊर्जा के रूप में। तो वो जो द्रव्यमान था वो वहां पर ऊर्जा बन करके उन सबको बांधे हुए था, उन सबको बांधे हुए था। और जैसे ये टूट गए तो वो द्रव्यमान मुक्त होगा। किस रूप में मुक्त होगा? ऊर्जा के रूप में। किस रूप में मुक्त होगा? ऊर्जा के रूप में। तो कई बार आता है कि बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो मालूम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले समग्र निकाल लेते हैं। पहले मतलब टूटने के पहले कुल ऊर्जा कितनी थी सिस्टम की? बोलो हाँ। फिर उसके बाद तोड़ तोड़ करके निकाल देते हैं। पहले पूरे परिवार की आए, बोलो जी हाँ। फिर उसके बाद दोनों अलग अलग की आए, पहले बटने के पहले की आए और बाद में बटने के बाद की आए। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। जो दो द्रव्यमान आएगा वही द्रव्यमान ही तो ऊर्जा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो, वही द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगा। तो इसका एक सवाल कर लेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल लिखिए, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? लिखिए भैया। एक देखिए, ये ऐसा नहीं 48 हाँ बराबर में बढ़ सकते हैं ना, क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? मगर दोनों एक ही प्रकार का नाभिक क्यों बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। हेलो, हाँ चलो लिखिए भाई साहब। क्या लिखा रहा था क्वेश्चन भाई? हाँ, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन क्या है? एक अभिक्रिया दीजिए।
नाभिकीय संलयन क्या है, एक अभिक्रिया दीजिए। नाभिकीय संलयन क्या है, एक अभिक्रिया दीजिए। लिखिए, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक हाँ आंसर, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के एक नया नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाँ, मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए, कल मैंने आपको नाभिकीय विखंडन बताया था ना, बोलो हाँ या ना। तो नाभिकीय विखंडन में मैंने कल आपको क्या बताया था कि नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटे नाभिक में बदलता है, वहां भी ऊर्जा निकलती थी। और आज है नाभिकीय संलयन, जिसमें दो छोटे नाभिक टूट करके एक बड़े नाभिक में बदलेंगे। तो नाभिक की दो प्रकार की चॉइस है बच्चों। नाभिक की कितने प्रकार की चॉइस है? दो प्रकार की चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में दो किराएदारों की जगह है, बोलो हाँ। अगर अकेले एक किराएदार नीचे रहता है तो उसे डर लगता है कि अरे यार, इस बड़े से जंगल में, बड़े से एरिया में मैं अकेला रह रहा हूँ, कोई रात को नॉक कर जाएगा तो मैं तो बहुत डर जाऊंगा। अगर अकेला एक ऊपर रह रहा है तो उसे भी डर लग रहा है, बोलो हाँ है ना। तो दोनों अपने डर से निजात पाने के लिए दो किराएदार मिल करके रहेंगे, बोलो हाँ है ना। तो वहां पर नाभिक की चॉइस क्या हो गई? वहां पर नाभिक की चॉइस हो गई कि दो नाभिक एक साथ आकर के क्लब हो जाएं, जुड़ जाएं, बोलो यस और नो। नहीं, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर पिछले बार आपने नाभिक को तोड़ के दो छोटा कर दिया, अब इस बार आपने नाभिक को तोड़ करके बड़ा बना रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, छोटे नाभिक मिल करके बड़े का निर्माण करेंगे, क्योंकि उनकी चॉइस क्या है? साथ में रहना, बोलो हाँ। मगर जो बहुत बड़े नाभिक हैं, समझ गए ना, जो बहुत बड़े नाभिक हैं, जो परेशान हो चुके अपनी हालत से, वो टूट करके किन में टूटेंगे? छोटे नाभिकों में। तो ये दूसरी वाली अब हम चॉइस बता रहे हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन में जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के एक नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। देखिए बेटा जी, तो 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4 प्लस कितना? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, कल याद है नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही थी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है। और यहां पे कितनी हो रही है? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये भी एक ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया है, वो भी एक ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया है। नाभिकीय विखंडन जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या बनता है? और इससे बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या बनता है इससे? देखिए, दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? हीलियम। समझ रहे हैं? दो हाइड्रोजन मिल, और साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी यहां पर निकल रही है। ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होती है। कारण क्या है? क्योंकि ये दो छोटे नाभिकों के बीच में होती है, और छोटे नाभिकों के बीच में जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जबरदस्त प्रतिकर्षण होता है। समझ गए ना। तो तोड़ना तो सरल है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रतिकर्षित है, मगर इनको मिलाने में क्या होती? बहुत दिक्कत होती। मिलाने में क्या होती? बहुत दिक्कत। इसलिए ये प्रक्रियाएं जो होती हैं बहुत ही उच्च तापमान पर हुआ करती हैं, क्योंकि उनका प्रतिकर्षण खत्म करने के लिए हमको बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। समझ गए ना। किसी के यहां इतनी आग लगा दो कि वो दुश्मनी भूल जाए, गर्मी में उचकने लग जाए,
समझ में आया ना? तो इतनी ज्यादा गर्मी दे दोगे, इतनी ज्यादा गर्मी दे दोगे कि वो अपना प्रतिकर्षण भूल जाएंगे और हीटिंग के कारण एनर्जाइज हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा हुआ करता है। लिख लिया जी? चलिए अगला सवाल लिखिए। हाँ। आपने जो बताया कि जब बड़ा नाभिक छोटे में टूटता है, जो बड़े नाभिक को बांधे रखती है वो वाली ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल। अब जब छोटे नाभिक बड़े बन रहे हैं, ऊर्जा का मतलब अपन को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी तब तो होगा। देखिए, शुरुआत में आपको इसको एनर्जाइज करने के लिए, इस प्रक्रिया को लाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, बट बाद में स्थायित्व के बदले भी ये ऊर्जा निकलेगी। ये स्थायित्व की ऊर्जा कि अब हम स्थायी हो गए, हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे लग रहे थे एक तरीके से वो कम हो गए। जैसे कि पहले मान लीजिए कि दो लोग अलग अलग थे, दोनों ने अपना वॉचमैन रख रखा था। क्या रख रखा था? अब दोनों क्लब हो गए हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं, तो एक दूसरे को वॉच करेगा, दूसरा पहले को वॉच करेगा, तो वॉचमैन की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका खर्चा ये निकाल देंगे बाहर, शो कर देंगे कि लो इतना। मतलब ये स्थायित्व की खुशी है, ये स्थायित्व की खुशी है। तो सुनो भैया, पहले वो भी स्थायित्व की खुशी थी जो विखंडन में निकल रही थी, और ये भी स्थायित्व की खुशी है जो संलयन में निकल रही है, मगर खुशी के दो अलग अलग प्रकार हैं। वो टूटने में खुश थे और ये मिलने में खुश हैं, ये जुड़ने में खुश हैं। वो टूट करके खुश थे और ये जुड़ करके खुश हैं। समझ गया ना? और दोनों में ऊर्जा निकलती है। क्लियर हो गया? तो हल्के नाभिकों के लिए संलयन है और बड़े नाभिकों के लिए विखंडन है। चलिए लिखिए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन लिखा तो दिया मैंने, हाँ, इसका ये एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, लिखिए। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है नाभिकीय विखंडन। और दूसरा है नाभिकीय संलयन। इधर बना लीजिए, खांचे बना लो। एक है नाभिकीय विखंडन और एक है नाभिकीय संलयन। इस चैप्टर में देख करके सिलेबस पढ़ाई करिएगा, काफ़ी चीज़ें हट गई हैं। जैसे एक वो था 6 गुणांक वाला डेरिवेशन था, वो भी हट गया है, ठीक है ना? तो वो लगभग सभी किताबों में दिया होगा, बट वो हट चुका है, ठीक है ना? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। पहला नाभिकीय विखंडन लिखिए। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग 2 समान नाभिक में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग 2 समान नाभिक में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग 2 समान द्रव्यमान के इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है। 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इधर लिखिए। इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। भारी नाभिक बनाते हैं। इधर लिखिए दूसरा पॉइंट। यह प्रक्रिया सामान्य तापमान पर संभव है। यह प्रक्रिया सामान्य तापमान पर संभव है। कौन? विखंडन। विखंडन जो प्रक्रिया है सामान्य तापमान पर संभव है।
अब लिखिए संलयन के लिए यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर संभव है। जो संलयन की प्रक्रिया है, मैंने अभी बताया आपको कि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, उसको खत्म करने के लिए अधिक तापमान चाहिए है। तीसरा आपने देखा था, कल मैंने बताया था प्रति विखंडन पर, मतलब इकाई विखंडन पर, एक विखंडन पर जो मुक्त ऊर्जा होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? तो लिखिए प्रति विखंडन पर विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, प्रति विखंडन पर विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस वाले में प्रति विखंडन पर विमुक्त ऊर्जा कम होती है, यानी कि 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रति विखंडन नहीं, यहां प्रति संलयन होगा। प्रति विखंडन पर विमुक्त ऊर्जा बहुत अधिक होती है, प्रति संलयन पर विमुक्त ऊर्जा बहुत कम होती है, कम होती है, बहुत कम नहीं लिखी इसको, प्रति संलयन पर विमुक्त ऊर्जा कम होती है। कम होती है, कितना हो गई? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्रति संलयन पर मुक्त ऊर्जा है। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्या कारण है? अगला प्रश्न, अच्छा आप चाहें तो इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं, वो यूरेनियम टूटने वाला 92 यूरेनियम, और इसमें उदाहरण भी अगला लिख सकते हैं। एक एक लाइन छोड़ दीजिए, उदाहरण में इसकी रिएक्शन लिख लीजिएगा, हैं? और यहाँ पे 1H1 प्लस 1H2 प्लस है ना, 2He4 वाला कंसेप्ट जो अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन, याद आया ना? अभी उसको आप संलयन में लिख लीजिएगा, 1H2 प्लस 1H2 दैट इज इक्वल टू 2He4, ठीक है ना? यहाँ पर हाँ ऊपर लिखा है। अच्छा ये क्या है बेटा? ड्यूटीरियम है। क्या है बेटा? ड्यूटीरियम, क्योंकि ड्यूटीरियम का द्रव्यमान 2 होता है, मैंने बताया था ना। हाइड्रोजन के 3 नाभिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। चलिए सवाल है, क्वेश्चन लिखिए, क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन में, क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप व दाब पर होता है? 2019 का प्रश्न, उच्च ताप व दाब पर होता है। क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन उच्च ताप व दाब पर होता है? संलयन, संलयन नाभिकीय संलयन उच्च ताप व दाब पर होता है। लिखिए उत्तर, संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धनावेशित होते हैं। क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धनावेशित होते हैं। नाभिक धनावेशित होते ही हैं, कोई बात नहीं है उसमें, ऋणावेश तो बाहर होता है। संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धनावेशित होते हैं। निकट आने पर उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। निकट आने पर उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब वो निकट आते हैं तो उनके मध्य में प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में उन्हें संलयित, संलयन से क्या बनेगा? संलयित। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में उन्हें संलयित होने के लिए, उन्हें संलयित होने के लिए उच्च गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विरुद्ध संलयित, संलयन से क्या बना? संलयित। संलयित होने के लिए उन्हें उच्च प्रतिकर्षण की आवश्यकता होती है। गतिज ऊर्जा की, सॉरी, उच्च गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए उच्च ताप तथा उच्च दाब पर संलयन क्रिया को संपन्न कराया जाता है। इसके लिए उच्च ताप व उच्च दाब पर
संलयन क्रिया को संपन्न कराया जाता है। ठीक है जी, आ गया समझ में कि नहीं आया? बन जाएगा? यस। संलयन क्रिया को संपन्न कराया जाता है। उच्च ताप व उच्च दाब पर संलयन क्रिया को संपन्न कराया जाता है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो भाई 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम जानते हो? 10 मिलीग्राम 1 तोला। 10 मिलीग्राम मतलब 1 तोला। मुझे नहीं पता यार। 10 मिलीग्राम, ठीक है जी। मैं मिलीग्राम होगा कि 10 ग्राम होगा? 10 ग्राम, 10 ग्राम 1 तोला, सॉरी यार। 10 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा 10 मिलीग्राम, गलती हो गई थी यहां से। तो 10 ग्राम मतलब 1 तोला भाई साहब। मिलीग्राम में तो कुछ दिखाई नहीं करेगा, अंगूठी क्या तिल नहीं बनेगा, है ना। 10 ग्राम का होता है 1 तोला। अब 10 मिलीग्राम मतलब कि 10 ग्राम का कौन सा भाग भाई साहब? 1000 भाग। मिली लगा ना, मिली मतलब 1000 भाग। लिखे 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के तुल्य, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के तुल्य, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के तुल्य, 10 ग्राम नहीं 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। लो भाई, अब आप सोचो, आपके पास 10 मिलीग्राम द्रव्यमान है कोई भी, 10 मिलीग्राम, 10 ग्राम नहीं 10 मिलीग्राम, 10 ग्राम, 10 मिलीग्राम मतलब जानते हो कितना? 10 ग्राम का 1000वां हिस्सा। सुन रहे हो? 10 ग्राम का कौन सा हिस्सा? 1000वां हिस्सा। 10 ग्राम का बांट देखोगे सुनार की दुकान में, वो पीले से कलर का होता है, छोटा सा होता है एकदम, सबसे छोटा बांट। हालांकि उससे भी छोटा होता है, 5 ग्राम का भी होता है, उससे फिर छोटी रत्ती आती है ना, वो भी होती है। खैर छोड़ो उसको। तो 10 ग्राम का जो बांट है उसके 1000 पीस कर लो। कितने पीस कर लो? 1000 पीस, 1000 पीस, समझ रहे हो? हाँ, 1 ग्राम के 100 पीस, 1 ग्राम के 100 पीस। तब आपके पास जो आएगा वो कहलाएगा आपके पास 10 मिलीग्राम। आपको बताना है कि ऊर्जा कितनी होगी। तो 10 मिलीग्राम को भैया ऐसा ही पद्धति चल रही है, तो 10 मिलीग्राम को सबसे पहले ग्राम में बदला तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, बोलो हाँ। और ग्राम को किलोग्राम में बदला तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो पहले इसे था 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, बोलो हाँ। तो 1/1000 मतलब 10 की पावर माइनस 3, बोले तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्या हो गया? किलोग्राम। इतना द्रव्यमान आया है। अब आइए निकालते हैं कि इस द्रव्यमान के संगत ऊर्जा क्या है। क्या लगता है फार्मूला? E बराबर mc स्क्वायर। तो भैया द्रव्यमान है 10 × 10 की पावर माइनस 6 और ऊर्जा है 3 इंटू 10 की पावर कितना? 8 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व कर लो, 8 और 2 कितना हुआ? 16, बोलो हाँ। और 16 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा? 10। तो इसको सब कुछ हल, और 10 और 1 बेटा 9 × 10 की पावर 11, और काय में? जूल में। देख रहे हो? 9 × 10 की पावर 11 जूल। कम ऊर्जा नहीं है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है ये। 9 × 10 की पावर 11, समझ गए ना? मतलब 90 गीगा जूल। कितने? 90 गीगा जूल, समझ गए? इतनी ज्यादा ऊर्जा यहां पर निकलेगी अगर एक 10 मिलीग्राम द्रव्यमान को आप बदल दें। नोट कर लो भाई साहब, नोट करिए, नोट करिए। भाई क्या नहीं समझ में आया है? ये चीज समझ में आया कि नहीं है आपको? इधर आ गया ना, इधर नहीं आया। अब ये भाई ये क्या बात है भाई? 10 मिलीग्राम तो 1 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, बोलो हाँ। तो मिली किस में बदलेगा? ग्राम में। ये बदल गया ना ग्राम में यार। 10 की पावर माइनस 3 मतलब 1000 का भाग। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो फिर से 1000 का भाग नहीं दोगे क्या? अरे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है, तो 10 की पावर माइनस 3 का भाग दे दिया। आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। -3 कितना बन गया? -6। अब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने वाला समीकरण क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। तो द्रव्यमान का वैल्यू ये रख दिया, बोलो हाँ। c क्या होता है? 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। बस हल कर दो, ये आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला लिखिए, तापीय न्यूट्रॉन क्या है? तापीय न्यूट्रॉन क्या है? तापीय न्यूट्रॉन क्या है?
ठीक है, देखो तापीय न्यूट्रॉन क्या है। जब बच्चों अब देखोगे नाभिकीय रिएक्टर, जहां पर नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, क्या किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। भाई साहब ऐसी बातें तो मत करो भैया, कम से कम मतलब नाभिकीय रिएक्टर अपना अपना विद्यालय इस चीज़ को, खतरनाक चीज़ को रखने की जगह मिली थी क्या? ठीक है ना भाई, बहुत बड़ा संयंत्र होता है, 9 मीटर की दीवारें होती हैं केवल, ठीक है ना, कल बताया था मैंने। हाँ, तारापुर, नरेरा, है ना, ऐसी जगहों पे है, बहुत हाई सेंसिटिव एरियाज हैं। चलो इधर देखो भैया, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर विखंडन हुआ करता है, एक बड़ा सा चैम्बर होता है, उसके अंदर क्या होता है? विखंडन होता है। और कल मैंने बताया था कि जब विखंडन होता है तो हाई स्पीड 3 इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और एक विखंडन से एक न्यूट्रॉन जो होता है 3 न्यूट्रॉन को जन्म देता है। बोलो यस और नो। और ये 3 न्यूट्रॉन बेहद तीव्रगामी होते हैं। क्या होते हैं? बेहद तीव्रगामी। तो क्या होता है, इनकी स्पीड को कम करने के लिए हम यहां से मंद वाले न्यूट्रॉन ऊपर से भेजा करते हैं, एक विधि होती है, उसकी सहायता से मंद न्यूट्रॉनों को भेजा करते हैं। तो ये हो गए तीव्रगामी, और ये क्या हो गए? मंदगामी। मतलब ये छड़ें होती हैं, इनसे न्यूट्रॉन फिर अंदर आया करते हैं, तो इनको हम मंदगामी न्यूट्रॉन भेजते हैं। सवाल है कि सर भेजते क्यों हैं मंदगामी न्यूट्रॉन? क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऊर्जा ज़्यादा होती गई तो रिएक्टर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रिएक्टर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा और फट जाएगा फिर, समझ गए? तो इसलिए इनको वापस मंद करने के लिए समय समय पर, जैसे ऊर्जा एक लेवल के बाहर आती है, न्यूट्रॉनों को छोड़ दिया जाता है, मंदगामी न्यूट्रॉनों को। तो लिखो सवाल, तापीय न्यूट्रॉन क्या है? तापीय न्यूट्रॉन क्या है? लिखो, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित क्रिया में मतलब कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की नियंत्रित क्रिया में, मतलब जिसमें आपका नाभिकीय विखंडन आप नियंत्रित कर सको। नियंत्रित नहीं करोगे तो क्या बनेगा? परमाणु बम। क्या बनेगा? परमाणु बम। छोड़ दोगे अपने हाल पे, नियंत्रित नहीं करोगे। इग्नाइट करके उसको एक बार छोड़ दिया, न्यूट्रॉन की एक बमबारी करके छोड़ दी, जाओ फूटो, फिर बहुत सारे न्यूट्रॉन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा तापमान होगा। बट यदि आप नियंत्रित करना जान रहे हो बिजली बनाने के लिए, तो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित क्रिया में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। मंदित किया जाता है। तो यहां पे मंदक आया, छड़ें होती कैडमियम की, बोलो हाँ, क्या होती हैं? कैडमियम की छड़ें। और कैडमियम की छड़ें आती हैं और इनको क्या कर देती हैं? मंद कर देती हैं। क्या कर देती हैं? तो जो पहले तीव्रगामी थे अब वो क्या हो चुके? मंदगामी। इनको मंदगामी न्यूट्रॉन बोलते हैं। देखो, मंदक की सहायता से मंदित किया जाता है। इन मंदगामी न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। इन मंदगामी न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। तो भाई साहब, ये जो मंदगामी न्यूट्रॉन हैं, जो हल्के कम स्पीड वाले न्यूट्रॉन हैं, इनको हम तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए अब हो जाए बंधन ऊर्जा पर एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना, बंधन ऊर्जा पर एक न्यूमेरिकल। सुनो, अब 2 चीजें हैं, एक है बंधन ऊर्जा और एक है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। मान लो कि 10 न्यूक्लियॉन थे। कितना है? 10। तो 10 न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा निकली है 100 जूल। मान लो कितनी निकली है? 100 जूल। तो एक न्यूक्लियॉन के ऊपर कितने का शेयर आएगा? 10 का। समझ में आया ना? तो कुल ऊर्जा जितनी निकलेगी बाद में, वो बाद में अपन निकाल लेंगे। मान लो 2000 है कुल ऊर्जा। कितनी है? 2000। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं। मान लो 20। कितने हैं? 20। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के लिए जितने न्यूक्लियॉन थे सबको बराबर बराबर ऊर्जा मिलेगी। तो 2000/20 मतलब एक के खाते में कितनी गई? 100।
तो आइए देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल से आपको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जो अभी मैं बता रहा था वो कंसेप्ट आपको पूरा हो जाएगा। सवाल लिखिए। छब्बीस Fe 56, 26 Fe 56 आयरन है भाई साहब। 26 Fe 56 की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। 26 Fe 56 की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। ओके, 26 Fe 56 की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए, अब मैं आपको डेटा दे देता हूं कि करना क्या है। करना यह है कि इसके अंदर कुल कितने न्यूक्लियॉन है, बोलो। 56 न्यूक्लियॉन है। इसके अंदर के कितने न्यूक्लियॉन है? 56 न्यूक्लियॉन है, ठीक है ना। और अगर अलग अलग देखा जाए तो कितने प्रोटॉन हैं? 26 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन? 56 माइनस 26 करो भाई साहब, 30 आएंगे ना। कितने न्यूट्रॉन? 30 न्यूट्रॉन। 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन है, ठीक है। पहले मैं 56 प्रोटॉन का 56 न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 56 न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। सुन रहे हो भाई? 56 न्यूक्लियॉन का क्या निकालूंगा? द्रव्यमान। फिर मैं 26 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालूंगा और 30 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकालूंगा अलग अलग। तो पहले निकाल लें दो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, सवाल लिखा है मैंने 26 Fe 56 की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की ज्ञात कीजिए। दिया है, अब जो जो दिया है वो लिख लो भाई साहब। दिया है m द्रव्यमान 26 Fe 56 का जो नाभिक का जो द्रव्यमान दिया गया बेटा वो लिख लो। कितना दिया है? 55.934939 AMU। बस अच्छे से लिखते जाओ, ऐसी सवाल आता है इतना। 55.934939 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास भाई साहब बिल्कुल फिक्स होता है, बट यहां जो दिया गया वही अपन को लिखना है। 1.007825 AMU, 1.007825 AMU। और न्यूट्रॉन का मास यानी कि द्रव्यमान जो दिया गया है वो दिया गया है 1.008, थोड़ा हल्का भारी होता है, 1.008665 AMU। ये दिया गया है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 26 Fe 56 में प्रोटॉनों की संख्या, बोलो जी जनाब। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 26। न्यूट्रॉनों की संख्या, ये लिखने का तरीका वैसे तो अपन निकाल चुके हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना? 30। मतलब ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन को इतना दिया गया है, तो अपन निकालते हैं 26 प्रोटॉन का द्रव्यमान दैट इज इक्वल टू 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 26 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन बेटा 26 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, 26 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 1.00785 AMU, ठीक है ना भाई। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आएगा 26.26 बन जाए 26, हालांकि गुणा पीछे से करोगे। 26.203045 AMU। ये किसका आ गया बेटा? द्रव्यमान आ गया आपके पास 26 प्रोटॉन का।
अब आज 26 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद करिए, 26 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 26 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, सुन रहे हो? 26 न्यूट्रॉन, तो भाई उसको इग्नोर कर दिया होगा ना, मैंने डिजिट भी तो देखो 1 2 3 4 5 लिखी हैं, और यहां देखो 1 2 3 4 5 6 है, हाँ है ना? और दशमलव के बाद का शून्य किसी काम का नहीं होता है, चाहे 1.5 रुपए लिखो चाहे 1 रुपए 50 पैसे लिखो, बात बराबर होती है, ठीक है ना बेटा? तो उसको इग्नोर मार दिया मैंने। 26 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर, नहीं 26 कहाँ है, 30 है ना बेटा? 30 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 30 गुणे इकलौते न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो 30 गुणे इकलौते न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है 1.008665। बेटा सॉल्व करने पर आएगा कितना, 30.25995 AMU। ये आ गया, ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब आप निकाल लीजिए न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान। न्यूक्लियॉन हिंदी में लिखेंगे, न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान बराबर मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे मत लिखो, 26 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन। 26 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 30 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। बेटा इसको जोड़ दो, 26.20345 प्लस 30.25995 बराबर, हल कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा, है ना? 26 और 30 इधर सॉल्व करोगे तो आएगा 56.4634 AMU। 56.4634 AMU बिल्कुल सही है। अब आप देखिए जी, ये हमने अलग अलग द्रव्यमान निकाला है। क्या निकाला है? अलग अलग द्रव्यमान, मतलब कणों को जोड़ करके। सैद्धांतिक रूप से आपने जो हमें द्रव्यमान दिया कणों को जोड़ करके। अब आपने न्यूक्लियस का स्थायी कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है, देखो जरा। हाँ, मगर आपने जो हमें दे रखा है नाभिक का, अभी हमने ये न्यूक्लियॉन का निकाला है। किसका निकाला है? न्यूक्लियॉन का। बट आपने जो हमें नाभिक का द्रव्यमान दिया है, नाभिक 26 कौन है? Fe, और 56 का द्रव्यमान बराबर कितना है भाई? 55.934939। हाँ, तो ज्यादा कौन है, न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान है कि नाभिक का द्रव्यमान है? बोलो, किसका द्रव्यमान है ज्यादा? न्यूक्लियॉनों का। तो न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान में जो क्षति होती है, न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान में जो क्षति होती है उसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। मतलब न्यूक्लियॉनों का सैद्धांतिक द्रव्यमान होना था इतना, होना था करेक्ट देखा जाए तो इतना, मगर पाया गया कितना? इतना। मतलब कहां गया द्रव्यमान भाई? वो द्रव्यमान की क्षति हुई है। वो द्रव्यमान की क्या हुई है? क्षति हुई है। क्लियर हो गया जी? यस। तो देखते हैं द्रव्यमान क्षति कितना निकलेगा। डेल्टा M, जिसको लिखते हैं द्रव्यमान क्षति, बराबर कितना है भाई साहब? नाभिक का, न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान कितना है भाई साहब? 56.4634 माइनस 55.934939393939 ठीक है ना? अब बोलोगे सर यहाँ कुछ नहीं, तो अरे जीरो लगा लो यार, जीरो ला जाता है। चलिए इसको हल कर दीजिए बेटा। इसको हल करने पर आ गया 0.528461 AMU। बेटा इतनी द्रव्यमान क्षति हुई है, समझ रहे हो? इतनी द्रव्यमान क्षति हुई है। अब ये द्रव्यमान जो गायब हुआ है ये क्या बन जाएगा? ऊर्जा। क्या बन जाएगा? ऊर्जा। और यही द्रव्यमान जो गायब हुआ है ये उन सभी नाभिकों को जोड़े रखेगा। नाभिकों को मतलब नाभिकीय कणों को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, सबको जोड़ने का काम करेगा। ये ऊर्जा बांधने का काम करेगी। आई बात समझ में कि नहीं आया? मतलब सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो एक्चुअल द्रव्यमान ये होना था, मगर हुआ द्रव्यमान कितना? इतना हो गया। ये वाला कम है, हाँ या ना? हुआ ये कम है, तो बाकी का द्रव्यमान कहाँ गया? बाकी का द्रव्यमान जो है ऊर्जा के रूप में बदल करके उनके संगठन में काम में आया। तो आइए अब निकालते हैं कि ऊर्जा कितनी हुई है। तो लिखेंगे नाभिक 26 Fe56 की बंधन ऊर्जा। तो नाभिक 26
56 की बंधन ऊर्जा, मतलब बेटा जो ऊर्जा निकली है वो बांधने का काम करेगी। तो बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। तो यहां भी भैया डेल्टा एम है ना, देखो ना द्रव्यमान में परिवर्तन क्या है, डेल्टा एम, यस और नो। तो यहां भी क्या लगा दो, डेल्टा ई लगा दो कि ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं, तो अपने पास कितना है 0.52 द्रव्यमान 0.5248461 AMU, बोलो यस और नो, हाँ या ना। AMU, अरे तुम लोग को क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो, इनटू AMU। यहाँ पे क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, द्रव्यमान आ गया, सीधे बोलते हो समझ में नहीं आ रहा है, भेजा लगा लो थोड़ा सा यार। ऊर्जा बराबर एम सी स्क्वायर होता है। अरे भाई मत लगाओ भाई, लियो परिवर्तन है, क्योंकि यहां द्रव्यमान का परिवर्तन है, द्रव्यमान का परिवर्तन है। तो ऊर्जा जो निकलेगी, प्रारंभिक ऊर्जा नहीं निकल रही थी, 0 थी, फिर एकदम से निकल करके 10 जूल हो गई, तो परिवर्तन कितने का हुआ, 10 का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ भाई। यहां द्रव्यमान में परिवर्तन m2 माइनस m1, क्योंकि दो द्रव्यमान माइनस करे हैं, एक मिनट। तो ऊर्जा में डेल लगाने से कोई फर्क नहीं आएगा भाई, है तो द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान बराबर है तो द्रव्यमान ना। बट यहां परिवर्तन को शो करने के लिए आपने क्या शो कर दिया कि डेल किसी का अंतर है, तो अंतर के साथ मैंने संगत कहा, ये डेल्टा है तो ये लगा लो, बिल्कुल मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर एम सी स्क्वायर, तो m हो गया इंटू 1 AMU, बोलो यस और नो, इंटू AMU। AMU का मतलब कितना होता भाई साहब, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या होल स्क्वायर। अब मैं इतना पार्ट आपको बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये हर बार यूज होगा। ये क्या है, ये AMU है, ये क्या है AMU, मतलब एक AMU में कितनी ऊर्जा बनती है। ये हुई एक AMU की अर्जन नहीं हुई, बताओ भाई, ये एक AMU है और इंटू सी का स्क्वायर, ये एक AMU की ऊर्जा हुई कि नहीं हुई। एक AMU की ऊर्जा होती है बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, हाँ, मतलब 0.52846 मल्टीप्लाई बाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुन रहे हो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा अब इसका गुणा कर दो इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो आंसर नोट करिए, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 491.99 491.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए भाई साहब, इतनी बंधन ऊर्जा है। इस ऊर्जा से ये जो नाभिक के अंदर कण हैं ये बंधे हुए हैं, जो न्यूक्लियॉन है ये बंधे हुए हैं। इसका गुणा कर देंगे, आप अलग अलग चाहो तो कर सकते हो, मगर यार हर बार लगेगा ना। जैसे मान लो किसी की बंधन ऊर्जा निकालने को आएगी तो इतने AMU आएंगे, इतने क्या AMU। अब वो 1 AMU मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 स्क्वायर करोगे तो उससे अच्छा सीधे याद कर लो भैया, एक AMU से संगत ऊर्जा कितनी होती, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितना द्रव्यमान जितने AMU हो, 10 AMU हो तो 10 रख देना। बोलो आ गया समझ में। ये क्या आई है, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा। क्या आई है, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा। ये बताओ इस बंधन ऊर्जा में कितने न्यूक्लियॉन बैठे हैं, इस बंधन ऊर्जा को कितने न्यूक्लियॉन शेयर कर रहे हैं। अरे आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हो, अरे 56 है भाई। कितने न्यूक्लियॉन शेयर कर रहे हैं, 56 न्यूक्लियॉन शेयर कर रहे हैं इतनी बंधन ऊर्जा को। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैं काय का भाग दे दूंगा, 56 का। तो लिखूंगा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बराबर 491.99719 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना, 56। भाई साहब इसको हल कर लीजिए, 56 से आप इसका भाग देंगे तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा आ रही है 8.75 8.7856 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रही है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। मतलब एक न्यूक्लियॉन इस बंधन से बंधा हुआ है, इतनी ऊर्जा ले रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ जी, आ गई बात समझ में ना। तो ये नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्या है, मैंने इस बुक से यहां डेटा लिखे, मैंने तो सॉल्व किया नहीं है, तो मैंने 5 डेटा इतनी शुद्धता बरती है। बट आपको ज्यादा नहीं, 3 डिजिट या 2 डिजिट उतना आपका चल जाएगा काम, ठीक है ना जी। चलिए
3 डिजिट तक आप करिए, उससे बहुत शुद्धता आ जाएगी।